हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 की पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। टॉपिक है वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण के आयाम बताइए, अथवा वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के परिणाम या प्रभाव बताइए। तो बच्चों, वैश्वीकरण का आपका टॉपिक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। हम इस टॉपिक में वैश्वीकरण के आयाम और वैश्वीकरण के वाद विवाद पर हम बात करेंगे। चलिए, वाद विवाद से पहले हम इसके आयामों पर चर्चा करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लाते हैं। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का अर्थ होता है अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना तथा आयात निर्यात को बढ़ावा देकर आपसी समझौता करना। तो वैश्वीकरण सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरे विश्व में स्थापित हुई और वैश्वीकरण के कारण विश्व के सारे देश एक दूसरे से व्यापार करने में कामयाब हुए। वैश्वीकरण के दौर में सभी देशों ने एक दूसरे के देशों में जो अर्थव्यवस्था को स्थापित किया, जिससे उनके आपसी हित जुड़े। आपसी समझौता करना तथा देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण का आयाम में है। भारत की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत इसी नीति को अपनाया गया। भारत ने जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमने समाजवाद को अपनाया, लेकिन 1990-91 में नई आर्थिक नीति का आह्वान किया और 2002 में उसे लागू करके हमने वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण और निजीकरण को अपना लिया गया। भूमंडलीकरण के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन यानी वैश्वीकरण के दौर में आज बहुत सारी व्यापारिक संस्थाएं जैसे विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाओं को ऊपर उठाया जा सकता है तथा देशों के बीच बहुपक्षीय समझौते को बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी देश को वैश्वीकरण के दौर में अगर किसी देश में अगर अपने उद्योग स्थापित करने हैं तो उनको उद्योगों को स्थापित करने में मदद WTO करता है। विश्व व्यापार संगठन आज वैश्वीकरण के दौर में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। व्यापार में आने वाली बाधाएं और व्यापार से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनको समाधान करने में WTO अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो आज वैश्वीकरण के दौर में विश्व व्यापार संगठन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण के लिए कोई भी निश्चित शब्दार्थ नहीं बनाए जो इसके अर्थ को स्पष्ट कर पाए। एक विचार के तौर पर वैश्वीकरण मुख्यतः प्रवाह से संबंध रखता है। यानी प्रवाह मतलब होता है जब एक देश दूसरे देशों में जब अपनी कंपनियां स्थापित करता है, पूंजी निवेश करता है, वस्तु लाता है, एक दूसरे देशों में जब आते हैं जाते हैं, पूंजी निवेश करते हैं या श्रम या वस्तु का आदान प्रदान, इसे कहते हैं प्रवाह। मतलब आना जाने को प्रवाह कहते हैं। तो यानी वैश्वीकरण मुख्यतः प्रवाह से संबंधित है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक देश या राज्य की बाजार को विश्व बाजार से एकीकृत करना है। ये इस मान्यता पर आधारित है कि समस्त विश्व एक विश्वग्राम है, जहां वस्तुओं तथा सेवाओं की सामाजिक आर्थिक पारस्परिक निर्भरता है। गिडेंस के अनुसार अगर हम बात करें, वैश्वीकरण सामाजिक संबंधों को इस प्रकार विश्वव्यापी बना देता है कि एक भिन्न क्षेत्र में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं तथा हजारों मील दूर घट रही घटना एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि वैश्वीकरण में विश्व के सारे देश एक दूसरे में व्यापार को बढ़ावा देते हैं। अगर एक देश प्रभावित होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश या विश्व के अन्य देशों पर भी उसका पड़ता है। अगर किसी एक देश में घटना घटित होती है, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा कि रूस का जो युद्ध हो रहा था, उसका प्रभाव विश्व के सारे देशों में पड़ा, अर्थव्यवस्था पे पड़ा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अगर बुखार चढ़ जाता है या उसकी अर्थव्यवस्था या उसका शेयर मार्केट गिरता है तो विश्व के देश की अर्थव्यवस्था को भी बुखार या उसकी मार्केट गिर जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, एक देश की विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ जा रहा है। यानी वैश्वीकरण ने एक विश्व के सारे देशों को निकट लाकर खड़ा कर दिया और एक जाल के रूप में परिभाषित कर दिया, जिसमें पूरी पृथ्वी एक विश्वग्राम मानी जाती है, जिसमें सामाजिक आर्थिक संपर्क घनिष्ठ सहयोग पर आधारित होते हैं और वैश्वीकरण से सभी देशों के जो संबंध है वो निकटवर्ती बनते हैं, लोकप्रिय बनते हैं, आपसी जुड़ाव में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं वैश्वीकरण के आयाम के बारे में, यानी प्रभाव परिणाम भी आ जाए तो आयाम यही रहेगा। पहला है वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी आयाम। पहला है प्रौद्योगिकी की सहायता से आज खाद्य पदार्थ भी एक दूसरे देशों में आसानी से भेजे जा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम प्रौद्योगिकी या तकनीक के माध्यम से खाने पीने की चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और अधिक मात्रा में भेज सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट और पूंजी के साथ साथ विचार व संस्कृति भी कहीं ज़्यादा गतिशील बन गई है। आज इंटरनेट और पूंजी के साथ साथ हम अपनी संस्कृतियों को भी
साझा कर रहे हैं दूसरे देशों से। शिक्षा शास्त्री, राजनेता, पत्रकार, मीडिया कर्मी आदि जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो ये देश से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं को अपने साथ ले जाते हैं और दूसरे देशों की मान्यताओं और परंपराओं से भी प्रभावित होते हैं। तो ये वैश्वीकरण के कारण संभव हुआ। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के दूसरे आयाम की, यानी राजनीतिक आयाम के बारे में। तो वैश्वीकरण के कारण राज्य की कार्य क्षेत्र में कमी आई है, क्योंकि पहले राज्य व्यापार और राजनीतिक गतिविधियां करता था, परंतु आज बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होने से राज्य आर्थिक गतिविधियां करना खत्म हो गई है, राज्य की आर्थिक गतिविधियां कम हो गई है, जिसके कारण सिर्फ राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े उत्पादन वितरण अब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किए जा रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण समाजवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला है। आज बड़ी बड़ी विकसित देशों की कंपनियां विकासशील देशों में स्थापित हो रही है, जिसके कारण विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता समाप्त हो रही है, जिसके वजह से आज या तो इसे हम नव उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का नाम भी दे सकते हैं। वैश्वीकरण के कारण तकनीकी विकास की वजह से राज्यों की क्षमता बहुत बढ़ गई, क्योंकि राज्यों पे इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके कारण राज्य जो शक्ति है वो भी और बढ़ गई है, चाहे वो हथियारों के क्षेत्र में हो, चाहे वह सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, राज्यों की क्षमता बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा कारण है वैश्वीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक कारण का। वैश्वीकरण के कारण राज्य का कार्यक्षेत्र केवल शांति की स्थापना रह गया, क्योंकि राज्य जो है अब राजनीतिक गतिविधियों के अलावा यानी आर्थिक गतिविधियां नहीं करता, क्योंकि जो राज्य ने बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर ली है, अब प्राइवेट कंपनियां उसके व्यापार को बढ़ावा दे रही है। अब केवल राज्य भारी आक्रमण से रक्षा, न्याय का प्रबंध और शांति की स्थापना करना रह गया है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण विश्व के विकासशील देशों में साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। ये था राजनीतिक आयाम के बारे में। अब बात करेंगे वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम। तो वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम में पहला पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तु के व्यापार में वृद्धि हुई। आज हम अपनी वस्तुएं बनाकर दूसरे देशों में या यहाँ से कच्चा माल ले आकर दूसरे देशों में बेच रहे हैं और दूसरे देश की कंपनियाँ कच्चे माल का प्रयोग करके अपनी बनी हुई वस्तुएं या तो वहाँ पर ही अपने उद्योग स्थापित कर दे उस देश में, या अपनी बनी हुई वस्तुएं उस देश के बाजारों में बेच रहे हैं, जिससे आयात और निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता आज के दौर में। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है पूंजी की आवाजाही या प्रभाव में वृद्धि हुई। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा है बच्चे, ये 3 नहीं है, दूसरा है पूंजी का आवाजाही या प्रभाव में वृद्धि हुई। अब निवेशकर्ता अपना धन दूसरे देश यानी किसी भी देश में निवेश कर सकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों पर जहां उन्हें अधिक लाभ मिलता है। तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट जो पूंजीपति अपने पूंजी निवेश उस देशों में कर रहे हैं जहां पर उनको अधिक लाभ प्राप्त करने की संभावना मिलती है। नेक्स्ट है, अब विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवा और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह देखने को मिलता है। विदेशी कंपनियों अन्य देशों के बाजारों में बिना रोक टोक के अपनी वस्तुएं या सेवाएं बेच रहे हैं, जो कि हमारे वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के कारण विचारों का विस्तार हुआ है, क्योंकि विश्व के सारे देश एक दूसरे के विचारों से संपर्क में आए, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीग्राम आदि से जुड़ी सेवाओं का विस्तार भी हुआ है। ये हमारा आर्थिक आयाम था। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम से। सांस्कृतिक आयाम से हमारा तात्पर्य है जो हमारी देश की विश्व के सारे देश अलग अलग देश हैं और सभी देशों का अपना एक समाज है, अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। तो संस्कृति में हमारा रहन सहन, बोलचाल, भाई, खान पान सभी चीज़ आते हैं। वैश्वीकरण ने राजनीतिक तथा आर्थिक परिणामों के साथ साथ संस्कृति को भी प्रभावित किया। इसने हमारी घरेलू जिंदगी, भोजन, पेय तथा विचारों व परिधानों को भी प्रभावित किया है। इसने लोगों की वरीयताओं को भी बेहद प्रेरित किया है, क्योंकि आज विश्व के सारे देश जब एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं तो उससे भारी संस्कृति हावी होती जा रही है और लोग अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए सभी देशों को बड़ा खतरा मंडराता जा रहा है। ये विश्व विभिन्न संस्कृतियों को भी चुनौती देता है। इस प्रकार की संस्कृति के उदय का अर्थ एक वैश्विक संस्कृति का उदय नहीं है, बल्कि वास्तव में ये पश्चिमी संस्कृति का अन्य विश्व के देशों पर थोपा जाना है। अतः वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक आयाम। ये आपका शॉर्ट टिप्पणी सांस्कृतिक आयाम का भी आ जाता है बच्चों। पहला है वैश्वीकरण के कारण पश्चिम के पूंजीवादी आदर्शों और भोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला। आज पश्चिम के देश विकासशील देशों में अपने व्यापार को, पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण वो अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति और अपने आदर्शों को विकासशील देशों में लाए और विकासशील देशों में उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृति को थोपा। दूसरा है वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों के लोगों में विकसित देशों की संस्कृति और भाषा को अपना लिया। आज अगर हम भारत की बात करें, बाहर के देशों की कंपनियां भारत में लगी। आज देखो भारत में अंग्रेजी पहनावा, संस्कृति, बिल्कुल हम चाहते हैं कि पश्चिमी संस्कृति के आधार पर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के कारण
पश्चिमी देशों के वर्चस्व को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम भी है। इंटरनेट, टीवी और सैटेलाइट ने सांस्कृतिक दूरियां समाप्त कर दी है। आज बैठे बैठे हम बाहर की संस्कृति पहनावे को देखते हैं, हम उसके देखो देख इंटरनेट का और संस्कृति या टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसी जो सोशल मीडिया है, इससे हम प्रभावित होकर हम अपनी संस्कृति को भी बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। हम उन्हीं तरह से हम अपना पहनावा, खान पान जैसी चीज़ें का प्रयोग करके हम आचरण कर रहे हैं। वैश्वीकरण ने हमारे खान पान, हमारे जीवन मूल्य और सोचने समझने के तरीकों में बदलाव आया है। ये सब सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण हुआ है। वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण जीन संस्कृति यानी पहनावा या फास्ट फूड के प्रयोग जैसे बर्गर आदि के रूप में अमेरिकी संस्कृति का शक्तिशाली प्रभाव देख सकते हैं। तो ये हमारे जो थे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम थे। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के वाद विवाद। तो वाद विवाद को हम पक्ष और विपक्ष के तर्क में हम बात करेंगे। ये अलग से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों, अगर अब आयाम पूछता है तो सिर्फ आयाम बताना, अगर वैश्वीकरण के वाद विवाद पूछता है तो ही आप ये क्वेश्चन बताना, अगर आलोचना तो पूछता है तो इसके आप गुण बता देना। चलिए, वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। पहली बात, निजी क्षेत्र को सुविधा मिल जाने से उत्पादन का स्तर बढ़ा। ये तो बात फैक्ट है कि वैश्वीकरण से उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा है। प्रतियोगिता बढ़ने से वस्तु की कीमतों में कमी आई है। इसके साथ साथ प्रतियोगिता के बढ़ने से उपभोक्ता के सामने वस्तु के अनेक विकल्प आ गए। आज वस्तु अनेक विकल्प है और उपभोक्ता को जो वस्तु चाहिए उसके विकल्प के रूप में वो एक को छोड़ के दूसरा विकल्प चुन सकता है। सूचना और तकनीक का विकास होने लगा, मीडिया की भूमिका बढ़ने लगी है। साथ साथ वैश्वीकरण के दौर में वैश्वीकरण के कारण रोजगार में वृद्धि भी आई। अब जिस तरह से वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क है, उसी प्रकार से विपक्ष में भी तर्क है। इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। वैश्वीकरण की कमियां क्या है, इसकी आलोचना अगर आता है तो ये आप लिखेंगे। वैश्वीकरण के कारण हाथ के कारीगर बेरोजगार हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में टेक्निकल या पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, जिसके हाथ के कारीगर बिल्कुल बेरोजगार। आज बड़ी बड़ी मशीनें जो 100 कारीगरों का काम एक साथ कर देती है। इस नीति के कारण गरीब देशों का विकास नहीं हो पाया। विकसित देश अपने नियम हमेशा गरीब देशों पर थोपते हैं। देश के अंदर चलने वाले लघु कुटीर उद्योग का विकास नहीं हो पाया और ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने लघु कुटीर उद्योग एक चारा के रूप में आ जाते हैं, जिसके कारण लघु कुटीर उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं। कम पूंजी वाले देश प्रतियोगिता के शिकार होते जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां पैसों के दम पर वो आगे निकल जाती हैं। वैश्वीकरण के कारण देश में आत्महत्याओं को बढ़ावा मिला, क्योंकि जब हाथ के कारीगर जब बेरोजगार होंगे, गरीब बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इसके अंदर गरीब वर्ग के लोगों में आत्महत्या को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण के कारण देश की आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई है। तो ये हमारे जो थे वैश्वीकरण की आलोचना या विपक्ष में तर्क थे। तो ये वैश्वीकरण के 2 क्वेश्चन बताए मैंने। एक आयाम को ही परिणाम भी कहते हैं, और दूसरा वाद विवाद यानी इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क। तो इसको आपको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।